नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी। और इस चीज में हम चर्चा कर रहे थे, खिलजी वंश स्टार्ट कर दिया था हमने 1290 से लेकर 1320 का जो काल था वो सल्तनत काल का दूसरा वंश गुलाम वंश के बाद का था। इसमें हमने पहले वाली क्लास में आपने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था। 1290 में शासक बने, वो 1296 तक 6 साल तक शासक रहे। जलालुद्दीन का एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और आज की क्लास में उसी अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा हम करेंगे। काफ़ी फिल्में भी आई हुई है अलाउद्दीन खिलजी, और राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक अलाउद्दीन खिलजी का एक अलग ही रोल है। और यदि दिल्ली सल्तनत काल या मुगल काल को हम देखें तो दो शासक बड़े अलग तरीके के शासक माने जाते हैं। तो कट्टरता की दृष्टि से एक अलाउद्दीन खिलजी, एक औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, पराकाष्ठा थी उसकी। अलाउद्दीन खिलजी मैं कह रहा था, जलालुद्दीन खिलजी जो था उसका भतीजा था, और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बना दिल्ली का। अलाउद्दीन खिलजी का जो टॉपिक है हिस्ट्री में, इसको जब हम पढ़ते हैं तो दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण याद रखनी होती है, और वो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक अलाउद्दीन की जो विजय अभियान था वो महत्वपूर्ण है, और खास तौर से राजस्थान का अभियान और दक्षिणी भारत का अभियान जो है, क्योंकि दक्षिणी भारत में इससे पहले के शासकों ने दक्षिण भारत पर अभियान किए नहीं थे। तो दक्षिण भारत को विजित करने का जो श्रेय है वो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। और एक राजस्थान में विजय का जो अभियान था उसका, वो राजस्थान हिस्ट्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण पहली बात है। दूसरी, अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रशासनिक सुधार है, यदि आरएस मेंस या आईएएस की आप तैयारी कर रहे हो तो मेंस में अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों से काफी कुछ सवाल बनते हैं। इन दोनों टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। आप पीछे स्क्रीन पर छोटे छोटे नोट्स आपको मिलेंगे। यदि आपको लिखने की आदत है, नोट्स डालने की आदत है, तो छोटे शॉर्ट में नोट्स लिखे हुए मिलेंगे, तो उसको भी आप लिख सकते हो। फटाफट हम देखते हैं अलाउद्दीन की जानकारी। छोटी सी क्लास में, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा मैं, बिल्कुल छोटी छोटी क्लासें मैंने देखी है। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन है वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक 20 साल तक इसने शासन किया। वास्तविक नाम की इसकी बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम जो था वो अली गुरशास्प था। पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी याद रखना, अली गुरशास्प इसका वास्तविक नाम था। सुल्तान बनने से पहले जब जलालुद्दीन खिलजी शासक थे तो अलाउद्दीन खिलजी है वो कड़ा मानिकपुर का गवर्नर था। ये कड़ा मानिकपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता, गंगा नदी के दोनों तरफ दो किले बने हुए हैं, कड़ा और मानिकपुर। तो उसका गवर्नर था अलाउद्दीन खिलजी, और यही उन्होंने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया था। बाद में राज तिलक उन्होंने लाल महल में करवाया था। यदि याद हो जाए, लाल महल, ये लाल महल बलबन ने बनवाया था, मैंने पढ़ाया होगा आपको बलबन वाले में। तो बलबन ने जो लाल महल बनवाया था उसी में इसने राज तिलक करवाया था, गद्दी संभाली थी, लेकिन स्वयं को घोषित कर दिया था कड़ा मानिकपुर में। अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करें तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान को दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, एक उत्तरी भारत की विजय और एक दक्षिणी भारत की विजय। उत्तरी भारत की विजय में देखो हम पढ़ेंगे गुजरात, मालवा, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना और जालौर। ये चार जो अभियान है ये राजस्थान से रिलेटेड है, तो इसके लिए अलग से क्लास होगी क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा इसमें। आज की क्लास में हम गुजरात और मालवा अभियान पढ़ेंगे, केवल उत्तरी के अभियान जो थे। और दक्षिण के चार अभियान है, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरई। ये चार अभियान दक्षिण में थे। दक्षिण के अभियानों में आप याद रखना, मलिक काफूर सेनापति थे। मलिक काफूर नाम आपने सुन रखा होगा, मलिक काफूर, चर्चा करेंगे इसकी भी। तो उत्तरी भारत के अभियानों की मैं बात करूं तो उत्तरी भारत का जो पहला अभियान था, यदि अलाउद्दीन खिलजी की से आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला अभियान था तो कौन सा था? गुजरात अभियान था 1298-99 में। 1296 में शासक बना था, और 1298-99 में उनका पहला अभियान जो था वो गुजरात की तरफ था। और गुजरात के शासक थे उस समय कर्ण सिंह बघेल। ध्यान से सुनना, आप याद रखना, गुजरात के शासक थे कर्ण सिंह बघेल, और उसकी राजधानी थी अनहिलवाड़ा। अब जब अलाउद्दीन ने अपने दो सेनापति
एक उलुग खां था और एक नुसरत खां। ये राजस्थान के अभियानों में भी, आपको चित्तौड़ के अभियानों में, रणथंभौर के अभियानों में इसका जिक्र आएगा। तो दो सेनापति उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात अभियान में सेनापति बना के भेजा। और उस समय गुजरात के मैं शासक बता रहा था कर्ण सिंह बघेल। और कर्ण सिंह बघेल की पत्नी जो थी उसका नाम था कमला देवी, और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था देवल रानी। अब जब 1198-99 में गुजरात पर हमला किया तो उलुग खां और नुसरत खां ने गुजरात में लूटपाट प्रारंभ कर दी, बंदरगाह पत्तन है वो नष्ट कर दिए, और कर्ण सिंह बघेल की हार हो गई। और इस हार के बाद में कर्ण सिंह बघेल अपनी पुत्री देवल रानी को लेकर देवगिरी भाग गया था। कहां भाग गया था? देवगिरी। देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है ये। तो देवगिरी में भाग गया था, और ये कमला देवी जो थी ये पकड़ी गई, और इसी कमला देवी से बाद में अलाउद्दीन ने विवाह कर दिया था और मलिक ए जहान की उपाधि दी थी। मलिक ए जहां ये उपाधि दी थी और इससे शादी कर ली थी। और इसी अभियान में, याद रखना, इसी अभियान में नुसरत खां और उलुग खां ने एक व्यक्ति को खरीदा था 1000 दिनार देकर। उसमें दिनार चलती थी, सिक्का। दिनार देकर एक व्यक्ति को खरीदा था, और उसी का नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर हिजड़ा था ये, और इसका प्रभाव अलाउद्दीन पर सबसे ज्यादा था। मलिक काफूर का प्रभाव अलाउद्दीन पर सबसे ज्यादा था, और इसी मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के को यह समझाया कि तू तेरे बेटों को कंट्रोल कर ले, इसलिए उसने 2 बेटों को तो अंधा करवा दिया था मलिक काफूर, और बाकी को जेल में डलवा दिया था। इतना प्रभाव था मलिक काफूर, और दक्षिण के अभियानों का सारा नेतृत्व किया था इसी मलिक काफूर ने। मलिक काफूर की बाद में अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद में हत्या कर दी गई थी, उसको मैं आप समझाऊंगा। लेकिन गुजरात अभियान मोटा मोटा 1298-99 में शासक कर्ण सिंह बघेल, राजधानी अनिलवाड़ा, सेनापति अलाउद्दीन की तरफ उलुग खां और नुसरत खां थे। कर्ण सिंह बघेल की पत्नी का नाम था कमला देवी, बेटी का नाम था देवल रानी, और उसके बाद में ये हार कर देवगिरी भाग गया था, और कमला देवी से अलाउद्दीन ने विवाह कर लिया था। छोटी सी कहानी। दूसरा अभियान जो था वो मालवा अभियान। उत्तर भारत की बात करूं मैं तो दूसरा अभियान मालवा का जो था वो 1305 में हुआ था। छोटी सी जानकारी इसकी, वहां मालवा के जो शासक थे वो थे महलक देव, और इस महलक देव का एक सेनापति हुआ था हरनंद कोका। और उधर अलाउद्दीन की जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो आयन उल मुल्क कर रहा था, और इसमें मालवा की भी पराजय हुई, और गुजरात और मालवा दिल्ली सल्तनत के अंदर प्रांत बन गए थे। याद रख लेना। अब हम बात करें दक्षिण भारत के अभियानों की, तो दक्षिण भारत के अभियान काफी महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत के अभियानों को पढ़ने से पहले आप समझना कि दक्षिण के जो जितने भी राज्य थे वो दिल्ली से काफी दूर थे, और उन पर नियंत्रण रखना बड़ा मुश्किल था, और वहां ऐसी परिस्थितियां थी, जंगल थे, पहाड़ थे, तो उनको सीधे दिल्ली के अधीन रखना मुश्किल था। अलाउद्दीन की समझ में थी, इसलिए अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियानों का बस एक ही श्रेय था, वहां से लूटपाट करो, वहां के शासक को परास्त करके वापस उसी को शासन सौंप दो, लेकिन कर उसको मिलता रहे। जैसे मैं समुद्रगुप्त आपको पढ़ाऊंगा तो समुद्रगुप्त की भी कुछ नीतियां थी, वैसे अलाउद्दीन ने सीधा उसको दिल्ली के अधीन नहीं लाया, बस उससे कर इकट्ठा करता था। तो देखना आप दक्षिण के अभियानों में बात करें तो पहला सफल अभियान था वो देवगिरी अभियान था। अब देखो देवगिरी अभियान के लिए भी हिस्ट्री में अलग अलग कहानियां हैं। मैंने आपको गुजरात अभियान पढ़ाया था, तो उसमें पढ़ाया था कि कर्ण सिंह बघेल जो था वो अपनी बेटी के साथ देवगिरी में शरण ले रखी थी, और उधर कमला देवी का विवाह हो गया अलाउद्दीन से। तो अलाउद्दीन को कमला देवी ने कहा कि मुझे मेरी बेटी चाहिए। कहानी है, सत्यता का मुझे पता नहीं है, और न कहीं आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी। कमला देवी ने अलाउद्दीन से कहा कि मुझे मेरी बेटी चाहिए, और बेटी कहाँ थी? देवगिरी में थी। इसलिए अलाउद्दीन ने देवगिरी पर हमला किया, कारण कुछ भी हो, लेकिन देवगिरी पर हमला हुआ था 1306-7 में। और उस समय देवगिरी पर जो राजवंश शासन करता था वो यादव वंश का शासन था, और शासक हुआ करते थे रामचंद्र देव। इस रामचंद्र देव को अलाउद्दीन ने परास्त कर दिया, सेनापति वही आपके मलिक काफूर, और उसने अपनी अधीनता स्वीकार कर दी। और अधीनता स्वीकार करने के बाद में अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी।
याद रखना, कई बार सवाल पूछा हुआ है। राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन ने किस शासक को दी? रामचंद्र देव, जो कि कहाँ के थे? देवगिरी के शासक थे। और जब उसने अधीनता स्वीकार की तो उसकी एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था झलपाली। इसी झलपाली से अलाउद्दीन ने विवाह कर लिया और इसी झलपाली का एक बेटा हुआ था शिहाबुद्दीन उमर, जो अलाउद्दीन के बाद में मलिक काफूर ने कुछ समय के लिए इसको शासक बनाया था। याद रखना, झलपाली देवी और शिहाबुद्दीन उमर, ये एक और रानी थी अलाउद्दीन की जो हिंदू थी और इसने अलाउद्दीन से शादी की थी रामचंद्र देव। कह रामदेव भी लिखा आता है हिस्ट्री में तो वो अलग बात है कि आपको रामचंद्र देव याद रखना, राय रायन की उपाधि। इसके बाद में 1306-7 में देवगिरी का शासक रामचंद्र देव को बनाए रखा, बस कर वहां से आना प्रारंभ हो गया दिल्ली। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद में दिल्ली और देवगिरी के संबंध वापस खराब हुए। रामचंद्र देव के बाद में शंकरदेव वहां का राजा बना था, लेकिन 1313 ईस्वी में शंकरदेव को अलाउद्दीन ने परास्त करके उसकी हत्या करवा दी और उसकी जगह हरपाल देव को वहां की राजगद्दी पर बैठाया था। पहला सफल अभियान था देवगिरी अभियान। दक्षिण भारत के दूसरे अभियानों की बात करें तो दूसरा अभियान था वारंगल। देखो, वारंगल पर 1303 में भी आक्रमण किया था अलाउद्दीन ने। मलिक छज्जू एक सेनापति हुआ करते थे, मलिक छज्जू, लेकिन ये जीता नहीं था, तो ये आक्रमण 1303 वाला तो सफल हुआ नहीं। 1308 में मलिक काफूर के नेतृत्व में वारंगल पर फिर अभियान किया गया। देवगिरी पहले ही उसके अधीन प्रांत बन गया था, अधीनता स्वीकार कर चुका था, प्रांत नहीं बना था, अधीनता स्वीकार कर चुका था। वारंगल पर 1308 में हमला किया। उस समय काकतीय वंश का शासन था वारंगल पर और वहां के शासक थे प्रताप रुद्र देव सेकंड। याद रखना, प्रताप रुद्र देव सेकंड, जिसको मुस्लिम इतिहासकार लहरदेव के नाम से भी जानते थे। बहुत वीर योद्धा था लहरदेव, इसके नाम से जानते थे। और इस युद्ध में ये प्रताप रुद्र देव मलिक काफूर के सामने हार गया था और उसने हार स्वीकार की और अपनी एक सोने की मूर्ति जिसमें एक हार पहनाया हुआ था और उस हार में एक हीरा लटक रहा था, वो मलिक काफूर को दी अधीनता के रूप में। और बाद में वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी उपस्थित हुआ। और वो जो सोने की मूर्ति में जो हार था जिसमें हीरा वो जड़ा हुआ था, वो था कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन को कहां से प्राप्त हुआ? वारंगल विजय से प्राप्त हुआ। शासक थे प्रताप रुद्रदेव सेकंड, जिसको लहरदेव के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना, दूसरा अभियान। तीसरे अभियान की मैं बात करूं तो तीसरा अभियान था द्वार समुद्र अभियान। द्वार समुद्र अभियान 1310 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। उस समय शासक थे जो शासन था होयसल वंश का शासन था और वीर बल्लाल थर्ड वहां के शासक थे। ये भी वीर बल्लाल थर्ड भी मलिक काफूर के सामने पराजित होता है और इसने मदुरई विजय, मदुरई उस समीप का एक राज्य था जिसमें उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष चल रहा था। तो इसी वीर बल्लाल थर्ड ने मलिक काफूर को कहा कि हमें मदुरई जीतना चाहिए क्योंकि मदुरई में बहुत पैसे हैं। तो मदुरई विजय में एक रास्ता बताने में और सहायता करने में इसी वीर बल्लाल ने मलिक काफूर की सहायता की थी। ठीक है साहब। और नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है मदुरई अभियान 1311 में। इसमें राजवंश पांड्य राजवंश का शासन था और उस समय मैंने कहा उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष चल रहा था वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। वीर पांड्य शासक बन गया था और सुंदर पांड्य भी शासक बनना चाहता था। इसलिए सुंदर पांड्य ने मलिक काफूर को आमंत्रित किया था। मलिक काफूर जब मदुरई अभियान के लिए आया तो वो उस राज्य को जीत नहीं पाया। इस दोनों में बाद में समझौता हो गया था, इन्होंने जीतने नहीं दिया, लेकिन यहां से सबसे ज्यादा धन अलाउद्दीन को यहां से मिला था, मदुरई से सबसे ज्यादा धन। ये याद रख लेना, सबसे ज्यादा धन कहां से मिला अलाउद्दीन को दक्षिणी अभियानों में? मदुरई से। और रामेश्वरम तक पहुंच गया था। रामेश्वरम में वहां एक मस्जिद का निर्माण किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया था। तो 4 अभियान महत्वपूर्ण थे और चारों अभियानों को हम देखें मैप में तो ये देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। यहां से वारंगल गया, वारंगल से द्वार समुद्र गया, द्वार समुद्र से मदुरई गया था। इस प्रकार इसके अभियानों का सिलसिला था मलिक काफूर के नेतृत्व में। आप कमेंट करके बताना मुझे द्वार समुद्र किस राज्य में। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कमेंट करके मुझे बताना द्वार समुद्र किस राज्य, वर्तमान में किस राज्य में है। ये आपका सवाल है कमेंट, किस राज्य में
ये मेरा सवाल है, कमेंट करके आप जरूर बताना। अब देखो, विजय अभियान को तो मैंने बहुत शॉर्ट में, और इससे ज्यादा परीक्षा में आते भी नहीं है। मैंने कहा था अलाउद्दीन की एक और उपलब्धि थी प्रशासनिक सुधार। तो अब प्रशासनिक सुधारों को फटाफट देख ले। तो अलाउद्दीन के सुधारों की बात करें तो उन्होंने सैन्य सुधार, पहले टॉपिक आता है सैन्य सुधार, अलाउद्दीन के सैन्य सुधार। तो देखो, अलाउद्दीन ने दीवाने अर्ज जो विभाग होता है, सैन्य विभाग, याद रखना विभागों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो सैन्य विभाग में बहुत सारे सुधार किए, मोटे मोटे सुन लो आप। अलाउद्दीन ने क्या किया, पहली बार स्थायी सेना रखना प्रारंभ कर दिया। पहले स्थायी सेना नहीं होती थी भाई, दिल्ली में स्थायी सेना पड़ी रहती हो, ऐसा नहीं था। सूबेदार होते थे, उनके पास सेना होती थी, युद्ध होता था, बुला लिया जाता था। पहली बार स्थायी सेना की व्यवस्था जो थी वो अलाउद्दीन के समय स्थायी सेना 4,75,000 के लगभग बड़ी सेना उसने तैयार की थी। अलग अलग इतिहासकार है, याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन 4,75,000 की स्थायी सेना। स्थायी सेना में भी उसने बहुत सुधार किया। पहले तो जो परेड होती है, ड्रिल होती है, वो ड्रिल का प्रोसेस अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। सुबह सुबह ड्रिल करना, सेना, स्थायी सेना और ड्रिल करना, ये सुधार किया। तीसरा, उसने सेना में जो सैनिक होते थे उसका हुलिया रखने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया कि ये आदमी है। पहले क्या होता था, युद्ध में सेना में भर्ती कोई और हो जाता था और युद्ध के समय किसी दूसरे को भेज दिया, यार तू चला जा, वहां कौन सी फोटो लगी है, वहां कौन से कैमरे, वहां कौन सा वीडियो रिकॉर्डिंग होने वाली है तेरी, तू चला जा। तो सैनिक चेंज हो जाते थे, घोड़े भी चेंज हो जाते थे। तो उसने इसको रोकने के लिए सैनिकों का हुलिया रखने का एक रजिस्टर डलवाया कि यही सैनिक मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने ड्रिल इसी की करवाई। घोड़ों को दागने, घोड़ों पर भी एक दागा जाता था, एक चिन्ह बनाया जाता था, यही घोड़ा चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होते थे, सैनिक दिखाते घोड़ा कुछ और थे कि पैसे इसके लेने हैं, अलग अलग घोड़ों के हिसाब से पेमेंट मिलता था, और युद्ध के समय खच्चर भेज देते थे मरियल सा। तो घोड़ों को दागने की प्रथा है वो अलाउद्दीन के समय हुई। क्या सुधार महत्वपूर्ण है? पहला है स्थायी सेना, ड्रिल व्यवस्था प्रारंभ की, सैनिकों का होलिया रखना, घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। ये दूसरा उसका सुधार जो था वो था राजस्व सुधार। राजस्व सुधार मतलब इनकम बढ़ाने के लिए भी अलाउद्दीन ने बहुत प्रयास किए। इनकम बढ़ाने के लिए आप देख सकते हो, एक टैक्स होता था खम्स। खम्स क्या होता था कि जब भी अलाउद्दीन के सैनिक कहीं क्षेत्र में जाते थे तो लूटपाट उनका मुख्य उद्देश्य होता था। और अलाउद्दीन से पहले जितने भी शासक हुए वो जितना भी सामान लूटते थे उसमें 80% जो लूटने वाले सैनिक थे उनके पास रहता था और बाकी 20% राजकोष में जमा करवाते थे। यह प्रोसेस था। लेकिन अलाउद्दीन ने इसको बिल्कुल उलट दिया कि अब 20% सैनिकों में बांटा जाएगा और 80% राजकोष में जमा होगा। पहला सुधार किया इनकम बढ़ाने का। दूसरा, उसने जो खालसा भूमि होती थी, खालसा भूमि, ये भी याद रखना, खालसा भूमि कौन सी होती थी? खालसा भूमि, खालसा भूमि का मतलब होता था जो सीधे केंद्रीय नियंत्रण में आती थी, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी, वो खालसा भूमि होती थी। अब पहले जमीन क्या है, बांटी हुई थी। इससे पहले कोई कवि को दे दी कि 1 गांव 2 गांव कवि को दे दिया, किसी ने वीरता का प्रदर्शन किया तो उसको दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि को बढ़ाने का प्रयास किया कि सीधा टैक्स हम ही लेंगे, तो खालसा भूमि को बढ़ाया। चौथा, जो लगान था उसको बढ़ाया, खराज इसको बढ़ाया और इसको कितना परसेंट कर दिया? 50%। जितना आपके पास उत्पादन होगा उसका 50% आपको टैक्स के रूप में, लगान के रूप में देना होगा। मुसलमानों से 25% जरूर लिया जाता था, बाकी जनता से 50% लगान टैक्स लिया जाता था। राजस्व व्यवस्था का यह बढ़ाया। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन की पैमाइश करवाई कि कौन सी जमीन कितनी उपजाऊ है, कितने पैदावार होती है, पैमाइश करवाई और उस पैमाइश के आधार पर टैक्स निर्धारित करवा दिया। उस समय जमीन नापने का जो होता था वो बिस्वा होता था। अभी भी राजस्थान में और ग्रामीण क्षेत्रों में देखो तो जमीन बिस्वा में नापी जाती है। 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होती है, तो जमीन बिस्वा में नापी जाती थी। अलाउद्दीन ने एक और काम किया। कुछ विद्वान कहते हैं कि अलाउद्दीन के समय जो राजस्व अधिकारी होते थे उनके पावर बिल्कुल खत्म हो गए थे, बेचारों के घोड़े पे बैठने की पावर नहीं रही, उनकी सगाइयां होना बंद हो गई थी। यह भी उसका एक महत्वपूर्ण सुधार था। तो उसने धीरे धीरे राजकोष को बढ़ाया, ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। एक उसने
जितने भी बकाया टैक्स होते थे उस बकाया टैक्स को बकाया नहीं रखने दिया, उसको प्राप्त करने का पुरजोर कोशिश की और इसके लिए एक अलग से विभाग बनाया, दीवान मुस्तखराज। ये याद रखना, दीवान मुस्तखराज। ये बकाया टैक्स के लिए था, बकाया टैक्स के लिए एक विभाग बना दिया जिसका काम था कि बकाया टैक्स रहना नहीं चाहिए, कैसे भी वसूल करो, जूते मार के वसूल करो लेकिन कर लो। ये राजस्व व्यवस्था का सुधार था। सबसे महत्वपूर्ण जो था वो थी उसकी बाजार व्यवस्था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, ये भी कह सकते हो आप। देखो, बाजार नियंत्रण व्यवस्था का कारण क्या था, अलग अलग विद्वान अलग अलग कारण मानते हैं, लेकिन अलाउद्दीन ने यह सिस्टम प्रारंभ करने की कोशिश की कि बाजार सरकार के कंट्रोल, शासक के कंट्रोल में रहे और उसके भाव भी स्थिर रहे। अलग अलग विद्वान कुछ कहते हैं कि उस समय हिंदू व्यापारी ज्यादा थे और हिंदू व्यापारियों को दंड देने के लिए बाजार व्यवस्था अपनाई थी। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि उसने एक स्थायी सेना रखी, 4,75,000 के आसपास स्थायी सेना रखी। अब उस सैनिकों को वो कम ज्यादा वेतन तो देता नहीं था, अब उस वेतन पर उसका जीवन कैसे चले, इसलिए बाजार की वस्तुओं के भाव नियंत्रण करने की कोशिश उसने की थी। कारण कुछ भी रहे, कुछ ये कहते हैं कि वो पूरे भारत में लागू नहीं कर पाया, केवल दिल्ली के आसपास बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसने लागू की थी। लेकिन जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी वो अलाउद्दीन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब बाजार नियंत्रण के लिए उसने किया क्या, देखो ध्यान रखना आप, उसने बाजार 3 प्रकार के बाजार बनवाए। दिल्ली में 3 प्रकार के बाजार बनाए। एक सराय ए अदल था जो सामान्य वस्तु, रोजमर्रा की चीजें इसमें बिकती थी, सामान्य वस्तुएं। एक था मंडी जिसमें अनाज बिकता था, अब भी मंडी अनाज वाली मंडी बोलते हैं ना, तो अनाज बिकता था। और एक दास और जानवरों के बाजार थे। 3 प्रकार के बाजार बनाए, एक सराय अदल सामान्य, एक मंडी अनाज के लिए और एक दास और जानवरों का बाजार बनाया। और उसने प्रत्येक चीज का एक निश्चित भाव कर दिया कि इसी भाव पर आपको बेचनी है, किसी भी हालत में इससे ज्यादा नहीं बिकनी है। और इस पर निगरानी के लिए उसने 4-5 अधिकारी नियुक्त किए जो कि आपको याद रखना चाहिए। एक था दीवाने रियासत। दीवाने रियासत नाम का अधिकारी व्यापारियों का पंजीकरण करता था, याद रखना भाई। कौन सा व्यापारी? व्यापारियों का पंजीकरण का काम था, व्यापारियों का पंजीकरण करता था कि कौन सा सामान भाई कौन बेचेगा। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए दीवाने रियासत एक अधिकारी नियुक्त किया। इसी प्रकार एक सहना या मंडी था, यह पुलिस अधिकारी होता था कि किसी की शिकायत आई, किसी ने कम तोला, किसी ने ज्यादा तोल दिया, किसी ने भाव ज्यादा ले लिए तो गिरफ्तार करके इसके पास लाओ, उसे दंड मिलेगा। यह था सहना है मंडी। इसी प्रकार 2 और थे, बरीद और मुनिहान। ये गुप्तचर होते थे जो कि मंडी पर के भावों का ध्यान रखते थे कि कोई ज्यादा तो नहीं ले रहा, कोई कम तोल तो नहीं रहा, तो बरीद और मुनिहान का काम था। एक होता था परवाना नवीस। ये परवाना नवीस महंगी वस्तुओं का लाइसेंस देता था, महंगी वस्तुओं का लाइसेंस देता था, लाइसेंस देता था। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के नाम से जानी जाती है और ये काफी कारगर रही थी। और उस समय 1300 के आसपास उस समय बाजार नियंत्रण व्यवस्था, बर्नी ने भी इसका जिक्र किया है, बहुत सारे विद्वानों ने इसका जिक्र किया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था अलाउद्दीन ने स्थापित की, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अलाउद्दीन की कही जा सकती है और इससे रिलेटेड सवाल देखने को बार बार मिलते हैं। तो अलाउद्दीन की छोटी सी जानकारी हमने इसमें देखी कि अलाउद्दीन की कौन सी विजय थी और कौन सी उसके प्रशासनिक सुधार थे। प्रशासनिक सुधारों में देखा जाए तो अलाउद्दीन के एक और सुधार था कि इसने धर्म और राजनीति दोनों को अलग कर दिया था। इससे पहले के जितने भी शासक थे वो धर्म से प्रभावित थे, उनके निर्णय जो थे वो धर्म से प्रभावित हुआ करते थे। जबकि अलाउद्दीन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने धर्म और राजनीति का विभाजन कर दिया था। विभाजन का मतलब समझ रहे हो आप कि पहले उलेमाओं का प्रभाव होता था, कोई भी शासक हुआ तो वो राज निर्णय जब करता था, धर्म के मामले में राजनीतिक निर्णय भी करता था तो उलेमाओं से पूछ के करता था। लेकिन अलाउद्दीन ने साफ साफ कह दिया कि आप धर्म के काम करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक काम में सर्वेसर्वा मैं हूं और मुझे पूछने की जरूरत किसी को नहीं है। तो
अलाउद्दीन की कुछ उपलब्धियां थी, कुछ उसके विजय अभियान थे, दक्षिण के अभियानों की चर्चा की, राजस्थान के अभियान और कुछ अलाउद्दीन की छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बातें नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्लासें कैसी लग रही है, और साथ में जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया है वो इस प्रकार के जो मैं पीछे नोट्स लेके आता हूँ, इस प्रकार के नोट्स आप लिख लो नोटबुक में, ताकि आपको फटाफट 10 पन्नों में आपकी मध्यकाल का इतिहास कंप्लीट करवा दूंगा मैं। इससे सिंपल क्लासें आपको देखने को नहीं मिलेगी। कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।